Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And this is the Hindu news analysis for 2nd of October. I know you people are very angry with me. You people don't like me reciting the news here. आपको लग रहा होगा कि क्यों मैं बना रहा हूँ, मुझे बनाना नहीं था. बट टू सम अप ऑल एवरीथिंग इज चूंकि अभी यूपीएससी का मेंस चल रहा था, आप लोग को पता है. एंड दिस वाज माय लास्ट अटेम्प्ट, सो that is the reason why I was not able to concentrate on the analysis and everything else. So this was the final showdown from my end. So I gave this year again examination, and now I think I will be able to continue. All the lies have now been subsided, and I hope you will people will give me a chance again. ठीक है ना. स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस से. जो पुराना आपका छूटा है, प्रॉमिस करता हूँ मैं आप लोगों से कि वो मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा. लास्ट अटेम्प्ट था, तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि बड़ा इमोशनल एक अटैचमेंट रहता है आपको हमेशा, क्योंकि आपने जिंदगी भर उसी उसके अलावा और मुझे कुछ आता भी नहीं है कि मैं कुछ और कर सकूं. तो दैट इज द रीजन व्हाई इट वाज द फाइनल गुड बाय, बिड अडियू जिसको बोलते हैं. तो फ्रॉम माय एंड स्टार्ट करेंगे. 2 अक्टूबर का एनालिसिस है, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है. विल स्टार्ट जैसा कि हम देखते हैं. स्टार्ट करते हैं, चलो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं. ईरान ने मिसाइल फाइनली दाग दी है इसराइल के ऊपर. एंड नाउ दोनों ही एंड से अब तेज, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा. देखो इस पूरी जो ये पूरा मैटर है, इस मैटर में दो तीन आपको टर्म्स याद रखने हैं. एक आपको नया टर्म मिल रहा है इस समय, हिजबुल्लाह का एक टर्म मिल रहा है ना. हिजबुल्लाह का टर्म क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हिजबुल्लाह आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिजबुल्लाह कहाँ का ग्रुप है. तो ये लेबनान का ग्रुप है. कहाँ का ग्रुप है? ये लेबनान का ग्रुप है. एंड इसको सपोर्ट कौन करता है? इसको सपोर्ट ईरान करता है. ठीक है ना. बाकी इसराइल के मैप में तो अपने को जो भी है, राफा क्रॉसिंग हो गई या जो भी चीजें हैं, वो अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मैप में. दूसरा एक इंपॉर्टेंट एंगल इसमें है, ईरान का मैप भी इंपॉर्टेंट है. तो अभी लेट्स सी द मैप ऑफ दीज टू कंट्रीज. एक बार अपन इन दोनों कंट्रीज का मैप देख लेते हैं. सबसे पहले हम इसराइल का, सॉरी, ईरान का मैप देखेंगे, क्योंकि इसराइल का तो हमने कई बार देखा हुआ है. तो अगर आप देखो, ये पूरा जो पूरा पोर्शन है, दिस इंटायर पोर्शन इज द दिस इंटायर इज योर ईरान. एंड इसके पहले बॉर्डरिंग कंट्रीज अगर हम देखें, तो बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको एक यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान दिख रही होगी. यू कैन सी इट हेयर, देयर इज तुर्कमेनिस्तान हेयर. देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अफगानिस्तान इज हेयर, है ना, अफगानिस्तान दिख रहा होगा. देन पाकिस्तान इज हेयर, ये आपको दिख रहा होगा. इसके अलावा इधर आपको कुवैत दिख रहा होगा, दिस इज कुवैत विच इज टचिंग द बॉर्डर. Iraq is touching the border, Turkey is touching the border, Azerbaijan is touching the border. So all these countries are there which you can see कि they are touching the border from the land border, मतलब land border touch कर रहे हैं. ठीक है ना. Now कुछ important और जो physical features हैं, जैसे Zagros mountain हो गया, Zagros mountain is here, है ना. तो एक important ये भी आपको याद रखना है कि it is there is a Zagros mountain, है ना. ये कहाँ से खुल गया यार? From where this opened? ओके, एनीवेज लुक खुला रहने दो. तो यहाँ पे आपको जैग्रॉस माउंटेन दिख रहा होगा. देन यहाँ पे आपको एल्बुर्ज माउंटेन दिख रहा होगा, है ना. और यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं, जैसे दश्ते लुत, एक डेजर्ट है दश्ते लुत, और एक है दश्ते काविर, है ना. तो याद रखिएगा, दश्त ए लुत एंड दश्ते काविर, देयर आर टू डेजर्ट्स जो कि आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस ईरान के मैप से अगेन. ठीक है ना. तो ये फिजिकल फीचर्स आप जरूर याद रखिएगा. दीज आर सम ऑफ द फीचर फिजिकल फीचर्स. देन वाटर बाउंड्रीज यहाँ पे कैस्पियन सी को ऊपर टच करता है, पर्शियन गल्फ को यहाँ पे टच करता है. देन यहाँ पे जो गल्फ ऑफ ओमान है उसको टच करता है. फिर पर्शियन गल्फ ऑफ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पे दिस रीजन इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. तो एक मैप में अपन देख रहे हैं कितनी सारी चीजें हैं जो अपने को पता चल रही हैं. दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर. लेक की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक दो लेक्स भी हैं जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं यहाँ पे. एक है लेक उर्मिया. लेक उर्मिया इज वन इंपॉर्टेंट लेक विच इज देयर. देन करुण रिवर इज अगेन इंपॉर्टेंट रिवर विच इज देयर, है ना. करुण रिवर भी आप जरूर याद रखिएगा. लेक उर्मिया आप याद रख सकते हैं, यू कैन रिमेंबर दिस लेक इफ यू कैन. दैट इज अगेन अ थिंग. बाकी वाटर बॉडीज मैंने आपको बता दी. पर्शियन गल्फ हो गया, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान हो गया, बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, ऊपर कैस्पियन सी हो गया, लेक उर्मिया हो गई, करुण रिवर हो गई है. ठीक है. इसके अलावा एल्बुर्ज माउंटेन और जैग्रॉस माउंटेन भी आपका हो गया है ना. एक रिवर इंपॉर्टेंट है इराक ईरान में, वो रिवर है यूफ्रेट्स. यूफ्रेट्स कभी आपसे पूछे तो इराक ईरान वाले पार्ट में है यूफ्रेट्स रिवर. तिग्रिस रिवर भी है, यूफ्रेट्स रिवर भी है. दीज आर इराक ईरान रिवर्स, है ना. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप, आपको समझ में आ गया होगा, है ना. और एक हम देख लेते हैं इजराइल राफा क्रॉसिंग मैप, है ना. एक मैं आपको वो मैप भी दिखा देता हूँ. लेट मी शो यू दैट ऑल्सो, क्योंकि ये राफा क्रॉसिंग भी बहुत ज्यादा न्यूज में थी. तो यू पीपल नो दैट दिस इज द, ओके, लेट्स जूम इट आउट हियर.
यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। ये आपका जो इजराइल वाला पार्ट है, इजराइल वाले पार्ट में जो इजिप्ट की तरफ रास्ता जाता है ना, जो रास्ता आपका इजिप्ट की तरफ जाता है, वहां पे जो क्रॉसिंग है उसको हम बोलते हैं राफा क्रॉसिंग, है ना, राफा क्रॉसिंग। और यहाँ पे ऊपर साइड, यहाँ पे इजराइल के ऊपर कौन सा है, लेबनान है। इजराइल के ऊपर कौन है, लेबनान। और ये पूरा जो है गाजा स्ट्रिप वाला रीजन, दिस इज द जो ये रीजन है, ये पूरा गाजा स्ट्रिप का रीजन है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। बाकी वेस्ट बैंक आपका इधर पड़ता है, जो जॉर्डन के साथ बॉर्डरिंग एरिया है। तो इस तरीके से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप याद रख सकते हैं, कैन रिमेंबर दीस फैक्ट्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये तो थी फ्रंट पेज की पहली न्यूज जो थी, ठीक है ना। दूसरे न्यूज की तरफ आते हैं, देखते हैं तो सेकंड न्यूज की तरफ आते हैं। सेकंड न्यूज है आपका जो है वीनस ऑर्बिटर मिशन के बारे में। आप सबको अभी काफी दिनों से न्यूज में भी था तो समझ में आ गया होगा, सुनने में आ गया होगा कि वीनस प्लैनेट की तरफ हम अपना मिशन लॉन्च करने वाले हैं, 2028 में लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है ना। 2028 में, मार्च 2028 में लॉन्च होगा। और लॉन्च व्हीकल रहेगा LVM-3, यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है, दैट विल बी द लॉन्च व्हीकल फॉर दिस, ठीक है ना। 2028 में लॉन्च होगा। इंडिया का मेडन मिशन है टू वीनस, याद रखिएगा, इट इज इंडियाज मेडन मिशन टू वीनस एंड इट विल बी शेड्यूल्ड टू लॉन्च ऑन 2028, 2028 में ये लॉन्च किया जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज बेसिक फैक्ट्स रिगार्डिंग दैट। इसरो का मिशन है, अगेन आपको पता होगा। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे फैक्ट्स बताऊंगा वीनस के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, विच आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग वीनस, ठीक है ना। क्या क्या वीनस के रिगार्डिंग फैक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। लेट्स सी वन बाय वन। हाँ, तो पहला इसमें फैक्ट ये कि इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, अर्थ का क्लोजेस्ट प्लैनेट है ना। दूसरा फैक्ट इसमें आपको याद रखना कि इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑल्सो, इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। तो ये कंफ्यूज मत होना, इट इज द क्योंकि मरकरी ज्यादा पास है तो उसको सोचना है। दूसरा, इसमें इसको ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ बोलते हैं, इट इज नोन एज द ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ, या अर्थ ट्विन भी कहा जाता है क्योंकि इसकी साइज सिमिलर है, मास सिमिलर है, कंपोजिशन भी ठीक ठाक है। इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ये भी आपको याद रखना है कि इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। वीनस का जो एटमॉस्फेयर है काफी थिक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा, मेनली इसमें प्राइमरली कार्बन डाइऑक्साइड है एंड इसीलिए बहुत ज्यादा गर्म भी है ये, ठीक है ना। वीनस का कोई मून नहीं है, देयर आर नो मून ऑफ दिस वीनस, याद रखिएगा, इसमें कोई मून नहीं है। एंड इट इज दी सेकंड प्लैनेट जिसका मून नहीं है। मरकरी का भी कोई मून नहीं है, वीनस का भी कोई मून नहीं है। बाकी इंडिया, अर्थ का भी है, मार्स का भी है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून सबके हैं, ये आप सारे याद रखिएगा। देन एक इंपॉर्टेंट फीचर इसका ये कि इट इज अ रेट्रोग्रेड प्लैनेट। रेट्रोग्रेड प्लैनेट का मतलब क्या होता है कि इसका जो रोटेशन होता है ना, वो उल्टी साइड होता है, मतलब Venus rotates on its axis in the opposite direction of most of the other planets, है ना। दूसरे planets के कंपैरिजन में Venus जो है वो उल्टी डायरेक्शन में रोटेशन करता है, ठीक है। तो ये भी चीज है आप जो आप याद रख सकते हैं। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। एंड Venus इज द थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई आफ्टर मून एंड सन। तो अर्थ से अगर आप देखें तो मून एंड अर्थ से विजिबिलिटी अगर देखें तो मून एंड सन के बाद सबसे ब्राइटेस्ट Venus ही आपको दिखेगा, ठीक है ना। एंड बहुत थिक क्लाउड्स हैं इसके, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, इसलिए हम इसको नॉर्मली मतलब ये सारी चीजें आपको याद रह नहीं सकते क्यों हम वहाँ पे, ये सल्फ्यूरिक एसिड भी है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज फैक्ट्स रिगार्डिंग वीनस, आपको वीनस के फैक्ट्स समझ में आ गए होंगे। अच्छा, वीनस ऑर्बिटर मिशन में हम क्या स्टडी करेंगे, तो वीनस ऑर्बिटर मिशन में हमारे की ऑब्जेक्टिव्स जो है देखो लिखा है, एग्जामाइनिंग द डस्ट इन द वीनसियन एटमॉस्फेयर, वीनस के एटमॉस्फेयर में डस्ट को एब्जॉर्ब मतलब थोड़ा एग्जामाइन करना, मैपिंग द टोपोग्राफी ऑफ वीनस, स्टडीइंग द सोलर एक्सरे स्पेक्ट्रम नियर वीनस। तो ये सारी चीजें एनालाइज की जाएंगी इन द वीनस ऑर्बिटर मिशन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, 8 प्रोडक्ट्स used by Assam tribe including traditional food items granted। तो इस न्यूज आर्टिकल में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो असम की ट्राइब्स यूज करती हैं कुछ प्रोडक्ट्स को, और कुछ ट्रेडिशनल फूड आइटम्स भी हैं असम के जिनको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है ना। तो पहले तो हम जीआई टैग के बारे में बेसिक फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सी सम बेसिक फैक्ट्स रिगार्डिंग जीआई टैग। तो पहला तो इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों दिया जाता है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को मेंटेन करने के लिए, ताकि अगर कोई प्रोडक्ट किसी जगह की स्पेशलिटी है तो उसकी क्वालिटी, उसकी रेपुटेशन
कोई डुप्लीकेट ना कर सके, इसलिए हम जीआई टैग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ कन्वेंशन है जिनके अंतर्गत ये आपका जीआई टैग मतलब सिक्योर्ड है। एक तो पेरिस कन्वेंशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स, एंड दूसरा आपका ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये दोनों से ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना, तो याद रखना है आपको। अब ये बेनिफिट क्या क्या होते हैं जीआई टैग देने के, तो जेनेटिक इसके कुछ बेनिफिट्स ये हैं कि एक लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है, इट प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूज, एक्सक्लूसिव राइट्स प्रोवाइड हो जाते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए, मिसयूज को प्रिवेंट आप कर सकते हैं, देयर आर सम लीगल रिसोर्सेज जिसका आप यूज कर सकते हैं अगर आपको इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कंपटीशन ये सब मिलता है, तो देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ दिस। अब कैसे प्रोडक्ट्स को दिया जा सकता है, इट कैन बी गिवन टू अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, फूड स्टफ भी हो सकते हैं, वाइन, स्पिरिट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। कैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, मतलब ठीक है ना, ऐसा नहीं कोई एक ही जगह, जैसे कोई जगहों पे रसगुल्ला अच्छा बनता था तो रसगुल्ले को दे दिया, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। अच्छा, कौन अप्लाई कर सकता है, तो कोई भी ट्रेडर ग्रुप हो, एसोसिएशन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अप्लाई कर सकती है फॉर गेटिंग द जीआई टैग, ये आपको याद रखना है। देन जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है मैं आपको जो बता रहा था, एक तो है पेरिस कन्वेंशन, इसको हम बोलते हैं पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, 1883 का कन्वेंशन, इट इज 1883 कन्वेंशन, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। देन लिस्बन सिस्टम भी है एक, इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ओरिजिन एंड देयर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन, 1958 का है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लिस्बन सिस्टम बोलते हैं। एक इसने इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बना रखा है जिसमें स्पेसिफिक जीआई जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। देन एक मैड्रिड सिस्टम भी है, इट इज ऑल्सो इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स, है ना, ट्रेडमार्क और ये सारी चीजों को स्टोर करने के लिए। तो लिस्बन सिस्टम, मैड्रिड सिस्टम, पेरिस कन्वेंशन, ये आप याद रखिएगा। इंडिया में जीआई टैग जो है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री, जो कि चेन्नई में सिचुएटेड है, एंड इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, जो डीपीआईटी है उसके अंतर्गत ये आता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इन फैक्ट्स को आप याद रखिएगा, इन फैक्ट्स को याद रख लीजिएगा, है ना। अब हम बात कर लेते हैं इस बार जिनको जीआई टैग दिया गया है असम के, तो वो देखिए ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हैं एंड सेवरल यूनिक वेराइटीज ऑफ राइस बियर। तो पहले तो फूड आइटम्स हैं, ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हैं, प्लस राइस बियर की कुछ वेराइटीज हैं, उनको दिया गया है, ठीक है ना। लेट मी टोन इट डाउन टू, आई थिंक 3 विल डू, है ना, यस 3 विल डू। अब देखो वेरिएंट कौन कौन से, तो बोडो जो ग्वारन, एक लिखिए नाम देखिएगा, बोडो जो ग्वारन, इट इज हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, है ना। ये मतलब एक मतलब बियर की या वाइन की वेराइटी, मतलब अल्कोहल की वैरायटी है बोडो जो ग्वारन, ठीक है। दूसरा वेरिएंट है माइब्रा जो बिडवी, याद रखिएगा माइब्रा जो बिडवी, इट इज नोन एज माइब्रा जोआ बिडवी, लोकली उसको कहा जाता है ना। सो इट इज ऑल्सो वेलकम ड्रिंक बाय द बोडो ट्राइब, बोडो का ही है ना, माइब्रा जो बिडवी। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपके दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सीधे लिख देंगे कि जो ग्वारन एंड माइब्रा जो बिदवी, दे आर द वेराइटीज ऑफ फर्स्ट एल्कोहल ड्रिंक्स, इस तरीके से वो ऑप्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लगता है कि ड्रिंक की वैरायटी है। देखो थर्ड वेरिएंट भी एक ड्रिंक का लिखा है, बोडो जो गीशी, है ना। तो ये तीनों ही पूछ लेंगे, जो गीशी, जो माइब्रा, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो इट इज अ फर्मेंटेड राइस बेस्ड एल्कोहलिक बेवरेज, ये सारे एल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, ठीक है ना। आज इसके बाद देखो आप बोडो नाफम को भी दिया गया है, बोडो नाफम, इट्स अ डिश प्रिपेयर्ड विद फर्मेंटेड फिश, तो ये डिश है बोडो नाफम। एंड बोडो उंडला भी एक है, राइस पाउडर करी फ्लेवर्ड विद गार्लिक, जिंजर, सॉल्ट एंड एल्गली। देन बोडो गुआखा, इट हैज आल्सो रिसीव्ड जीआई टैग। गुआखा जो है इट इज आल्सो अ फेस्टिवल डिश, जो फेस्टिवल के टाइम पे प्रिपेयर की जाती है। देन बोडो नार्जी इज अ सेमी फर्मेंटेड फूड प्रिपेयर्ड बाय विद जूट लीव्स, जूट का इस्तेमाल करते हैं। एंड बोडो अरोनाई इज अ स्मॉल ब्यूटीफुल क्लोथिंग, ये क्लोथिंग है बोडो अरोनाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो क्वेश्चन आ सकता है, एंड जब पूछा जाएगा तो आप बस ये इसके सिर्फ वेराइटीज याद रखना कि कौन क्या है, इसके अलावा आप कुछ मत याद रखो, वेराइटी याद रखो। देखो बोडो से आपको समझ में आ जाएगा कि आसाम का है, लेकिन वेराइटीज कौन सी किसकी हैं, अगर क्वेश्चन आता है वेराइटीज में तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। स्वेलो टेल बटरफ्लाइज इन की असम हैबिटेट फेसेस अ सिट्रस वरी, तो यहाँ पे एक्चुअली स्वेलो टेल बटरफ्लाई, आपको दो तीन चीजें बस न्यूज आर्टिकल में याद रखना है कि एक तो असम जो है इट हैज बीन रेफर्ड टू एज सिट्रस बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज द सिट्रस बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको आप याद रखिएगा, पहली चीज तो असम के कुछ हैबिटेट्स को कहते हैं सिट्रस बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा स्वेलो टेल बटरफ्लाई जो है इट हैज
जो कि इंडिया है, इंडिया में 77 आउट ऑफ 573 स्वेलो टेल बटरफ्लाईज की वैरायटी रहती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। देन पेरिस पीकॉक, अगर कभी आपको पेरिस पीकॉक का नाम आता है, पेपिलियो पेरिस इसको कहते हैं, इट इज अ स्पीशीज ऑफ स्वेलो टेल बटरफ्लाई, ठीक है ना, ये असम नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाई जाती है। पेरिस पीकॉक के नाम से अगर ऑप्शन में आ जाए और बोल दे किसकी वैरायटी है, तो ये पीकॉक की वैरायटी नहीं है। पेरिस पीकॉक इज अ वैरायटी ऑफ स्वेलोटेल बटरफ्लाई, तो ये बटरफ्लाई की वैरायटी है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, इसको भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। देन ब्लू स्ट्रिप्ड माइम जो करके लिखा है, इट इज ऑल्सो स्पीशीज ऑफ स्वेलोटेल बटरफ्लाई। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं यूपीएससी वाले, तो इन तरीके के सवालों को यूपीएससी वैसे ही पूछता है जैसे मैंने आपको बताया, वेराइटी का नाम लिख देंगे और बोलेंगे किसकी वेराइटी है। क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर तक भी, ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये चीज पता है कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। देन अब दिक्कत क्या हुई है, दिक्कत ये कि स्वेलोटेल बटरफ्लाई जो है दे आर डिक्लाइनिंग इन द फॉरेस्ट हैबिटेट्स, याद रखिएगा, फॉरेस्ट हैबिटेट में ये डिक्लाइन हो रही हैं। दिक्कत क्या है कि बटरफ्लाईज जो होते हैं दे आर इंडिकेटर्स ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ, अगर ये कम हो रहे हैं मतलब इन्वायरमेंटल हेल्थ डिक्लाइन की हो रही है, ठीक है ना। जो रीजन आ रहा है वो है कि सिट्रस प्लांट्स जो हैं, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखते हैं, उनके कारण से इनकी वेराइटीज जो है दे आर डिक्लाइनिंग इन दैट रीजन, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में इनके डिक्लाइन होने के कारण मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला है इन फ्रांस समिट ऑफ फॉर डिप्लोमेसी टेक एंड डाइवर्सिटी, तो बस इसका नाम आप याद रखिएगा, फ्रांस में ये समिट होने वाला है, फ्रैंकोफोनी समिट, फ्रैंकोफोनी समिट अक्टूबर 4-5-2024 को होगा, एंड द समिट विल टेक प्लेस इन पेरिस एंड इन विलर्स कॉटरेट्स। विलर्स कॉटरेट्स ये जगह याद रखना, विलर्स कॉटरेट्स एक सिटी है पेरिस में, जहां पे 1539 में किंग फ्रैंकोइस वन ने, याद रखेगा, किंग फ्रैंकोइस वन 1539 में किंग फ्रैंकोइस वन ने विलर्स कॉटेरेट्स नाम की जगह में डिक्लेयर किया था फ्रेंच को एज द कंट्रीज ऑफिशियल लैंग्वेज, कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में डिक्लेयर किया गया था, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। एंड ये जो समिट है इट विल डील विद अ नंबर ऑफ की इंटरनेशनल क्वेश्चंस दैट आल्सो मैटर टू मेनी नॉन फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज एज वेल, है ना, स्पेशली जो लैंग्वेज का है, प्लस इसके अलावा जैसे एआई का जो डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके से हम कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रमोट कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है डिस्कशन किया जाएगा, स्पेशली ये फ्रेंच स्पीकिंग के लिए, लेकिन नॉन फ्रेंच वाले भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया ऑलरेडी आपको पता है कि इट ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंच स्पीकर्स, स्पेशली जो पुडुचेरी रीजन है वो फ्रेंच के डोमिनेशन में आता था, तो वहां पे काफी फ्रेंच सेटलमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, फ्रेंच जगह के रूप में आपने देखा होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आप इसको याद रखेगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये समिट, इसके अलावा पेरिस एआई एक्शन समिट 2025 में होने वाला है, वहां पे भी इंडिया पार्टिसिपेट करेगा, और इसके अलावा इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन जो है वो 2026 में लॉन्च होगा। इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 है, ये इंडो फ्रेंच रिलेशन के बारे में भी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इज इट टाइम टू फिक्स द यूपीएससी सिलेक्शन प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, ये आर्टिकल आया है टुडे, दिस आर्टिकल केम एंड इसका मैंने सिनॉप्सिस लिखा है, इज इट टाइम टू फिक्स द यूपीएससी सिलेक्शन प्रोसेस। सो दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग द पूजा खेड़कर इशू। पूजा खेड़कर का पूरा मैटर आपको पता होगा, किस तरीके से जो लूप होल है ये आपका हैंडीकैप्ड कैटेगरी का, उसको कहीं ना कहीं उसका कहीं ना कहीं वो किया गया है, मिसयूज किया गया है। तो इसमें वही चीज है कि क्या प्रॉब्लम्स है, व्हाई दिस प्रॉब्लम हैज अराइजन एंड व्हाई व्हाट कैन बी डन इन ऑर्डर टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। तो लेट मी जस्ट कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड लेट्स सी कि क्या इसमें अपन देख सकते हैं। सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट। इसके पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो यू कैन सी देम हियर एज वेल, है ना, आप यहाँ पे उसको उन पॉइंट्स को देख सकते हैं। तो लेट मी ओपन दोस पॉइंट्स फॉर यू। हाँ, इज इट टाइम टू फिक्स द यूपीएससी सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये जो इशू आर्टिकल लिखा गया है, ये आर्टिकल लिखा क्यों गया है मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसको लिखा गया है पूजा खेड़गर के इशू के कारण, है ना, कि भैया एक सीरियस फ्लॉ है यूपीएससी सिस्टम में, अगर वो नहीं डिकोड कर पा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं, एंड इट ऑल्सो हाईलाइटेड कि किस तरीके से रिजर्वेशन कैटेगरीज को मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो दैट हैज बीन डन। अब करंट जो इसमें इश्यूज है, मेनली वो इशू दो चीजों में उठाया गया है। पहला तो एक जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी
है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो यहाँ पे भी देखो आपने बहुत सारे लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट्स बनवा रखे होते हैं, ओबीसी का भी ईडब्ल्यूएस का भी बना सकते हैं। प्रॉपर वेरिफिकेशन होता नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट्स का प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं होता है, यहाँ पे भी मैनिपुलेशन ऑफ फ्रॉड किया जा सकता है। देन डिसेबिलिटी कैटेगरी जो दूसरी है, वहां पे भी क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, वेरिफिकेशन प्रोसेस क्लियर नहीं है, वहां पे भी पोटेंशियल फ्रॉड और मिसयूज का, एब्यूज का इशू हो सकता है, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंसी की कमी है, अकाउंटेबिलिटी की कमी है, ऑब्वियस से बात है, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। देन ऑथर ने एक इशू उठाया था कि यहाँ पे सिफारिश सिस्टम जो इंडिया में चलता है, सिफारिश यानी कि कोई किसी से रिक्वेस्ट करवा लो, कोई किसी से मंत्री जी से बुलवा लो, इनसे बुलवा लो, वो सिस्टम भी अभी भी चल रहा है इंडिया में। तो दैट इज अगेन अ थिंग विच इज ऑफ ग्रेट इशू। तो यहाँ पे ऑथर ने कुछ सजेस्ट किए हैं। पहला तो भाई गाइडलाइंस क्लियर करो कि इनकम का क्या गाइडलाइन है, डिसेबिलिटी का क्या गाइडलाइन है, कौन से हॉस्पिटल्स इसके लिए अकाउंटेबल है, उनको बाद में अकाउंटेबल ठहराया जाए। और ऐसे वेरिफिकेशन बॉडीज आप खुद बनाओ जो कि कंसिस्टेंसी और फेयरनेस के साथ इसको चेक कर सके। देन टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस को आप अडॉप्ट करो ताकि फ्रॉड से बचा जा सके, टेम्परिंग ना हो, है ना। आप उसको चेक करो प्रॉपर सिस्टम से, आप उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को रोबस्ट सिस्टम वेरिफिकेशन का एक स्टैब्लिश करो, एक एसओपी बनाओ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाओ, किस तरीके से होगा। अकाउंटेबिलिटी को स्टैब्लिश करो, तभी जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग ले पाएंगे। एंड रिव्यू करो अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, ठीक है ना, कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मेंटल डिसेबिलिटी इन सब के सिविल सर्विस को आपको रिव्यू करना चाहिए। एंड एक एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस करें इवन आफ्टर द एग्जामिनेशन, मतलब एक बार और उसको दोबारा से देखें कि प्रॉपर ये इस तरह मतलब बेसिक एप्टीट्यूड है उस बंदे का कि नहीं है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। दिस वाज द आर्टिकल रिगार्डिंग यूपीएससी सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अगर न्यूज़ के, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे नहीं है। जापान के नए प्राइम मिनिस्टर इशिबा जो है, उन्होंने अपनी कैबिनेट बना ली है, ही हैज फॉर्म द कैबिनेट। तो बस ये आपको याद रखना है कि शिगेरू इशिबा इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। रोज आपको वीडियो मिला करेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।